हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे अपने रेगुलर सेगमेंट के साथ, शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। भाई आज जो है आपने देखा बाजार में कितना ज़्यादा फॉल आया, बाजार एकदम टंबल कर गया, एकदम लुढ़क गया। और इसके दो मुख्य कारण थे, आपके सामने आ गए। पहला कारण था बॉर्डर पर क्लैश, इंडो चाइना बॉर्डर पर क्लैश हुआ, जिसकी खबर सुबह आने के बाद ही बाजार खट 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 करके गिरने लगा। और दूसरी खास बात थी कि आज GDP के एस्टिमेट्स नतीजे आने थे और वो नतीजे शाम को आने थे। मुझे लगता है बाजार को पहले से ही खबर थी कि नतीजे खराब आएंगे और नतीजे बहुत खराब आए, जिसके चलते बाजार खट 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 करके आज गिरा, खूब गिरा। सुबह खुला था और एकदम 11,800 बस छूने ही वाला था, और उसके बाद जो उसने करवट बदली, भाई साहब ऐसा गिरा, जिसने सुबह लॉन्ग किया वो फंस गया, जिसने शॉर्ट किया वो नाच रहा था। यानी कहने का मतलब बाजार की जो गिरावट थी देखने वाली थी। तो अगर हम बात करें आज अपने GDP की, जिसकी मेन चर्चा आज हम इस कार्यक्रम में करेंगे, शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। भाई देखिए, हमें आइडिया था GDP खराब होगी, रिजल्ट खराब आएंगे, और अल्टीमेटली अब GDP आ गई है। तो GDP का जो ग्रोथ Q1 में रहा है वो -24% रहा है, टू बी प्रिसाइज 23.9% नेगेटिव जो है रिपोर्ट आई है। अब अगर हम बात करें इसके चलते कि भाई ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या सा रहा, उसमें भी 22.8% की गिरावट देखने को मिली, 22.8% की गिरावट। अगर हम बात करें माइनिंग सेक्टर की, तो वहां पर 23.3% की गिरावट देखने को मिली, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 4.7% की बढ़त थी। अच्छा, अब अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो उसमें गिरावट देखने को मिली 39.3% की, जबकि पिछले साल ग्रोथ थी इसी क्वार्टर में 3% की। एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा पॉजिटिव साइड पे था और उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली 3.4%, जबकि इसी क्वार्टर में पिछले साल 3% थी। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर विनर रहा, उसने पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा ग्रोथ का प्रदर्शन किया। अब अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो भाई हालत ही ख़राब हो गई। कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में 50.2% की गिरावट देखने को मिली, जबकि इस सेक्टर में पिछले साल इसी क्वार्टर में 5.2% की ग्रोथ देखने को मिली। आप समझ सकते हैं यही कारण रहा है कि शेयर बाजार में आज जो है इतनी भारी गिरावट देखने को मिली। अब बात करें ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की, तो साहब ये 47% डाउन था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जबकि अगर हम बात करें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, तो ये अप था 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो साफ नजर आ रहा है कि देश के अंदर कैपिटल बन कम रही है और कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है। गवर्नमेंट ने कंजम्पशन को बढ़ावा दिया है ताकि डिमांड में गिरावट ना आ सके। तो अब जरा फाइनल पॉइंट्स देख लेते हैं और चीज़ों के। ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर 47% की गिरावट देखने को मिली। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 39.3% की गिरावट देखने को मिली। कंस्ट्रक्शन में 50.3% की गिरावट देखने को मिली। माइनिंग आउटपुट में 23.3% की गिरावट देखने को मिली। गैस इलेक्ट्रिसिटी में 7% की गिरावट देखने को मिली। और केवल एक एग्रीकल्चर ही ऐसा स्पॉट था जहां पे इंक्रीमेंट देखने को मिला 3.4% का। तो साहब ये थी पोजीशन जो हमारे GDP के नतीजे आए हैं, जिसके चलते बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। और ऊपर से कहते हैं ना, एक करेला दूजा नीम चढ़ा, एक इंडो चाइना बॉर्डर पे क्लैश, ऊपर से रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन थी कि खराब आएंगे और वो खराब आए। अगर मैं आपको अपने देश के रिजल्ट्स बाकी कंट्रीज से कंपेयर करके दिखाऊं, तो देखिए आपके सामने आ गए। मैं यहाँ चाइना, जापान, US, जर्मनी, कनाडा, इटली, फ्रांस, UK और इंडिया के आपको GDP के डिक्रीज को दिखा रहा हूं। ये मुझे स्क्रीनशॉट मेरे किसी स्टूडेंट ने भेजा था, तो आप देख सकते हैं उसमें सबसे ज़्यादा गिरावट अगर आप देखेंगे तो वो इंडिया में देखने को मिली। अब इसके चलते एक भारी प्रश्न हमारे सामने आ जाता है कि आने वाले वक्त में बाजार कैसा रहेगा। इसके चलते मैंने एक पोल कंडक्ट किया, आप देख सकते हैं, मैं आपके लिए ले आता हूँ, मैंने लाइव ले आता हूँ इस वक्त क्या पोजीशन है। जब मैं इसका रिजल्ट लगाऊंगा तब और ज़्यादा आ चुका होगा। अभी तक इसमें 6000 से ज़्यादा वोट पड़ चुके हैं। अगर आप देखेंगे, मैंने पूछा था भाई कल क्या लग रहा है, बाजार गिरेगा, बढ़ेगा या फ्लैट रहेगा, तो 41% लोगों का मानना है कि बाजार चढ़ेगा
और 46% सबसे ज़्यादा लोग ये मान रहे हैं कि बाजार में गिरावट देखने को मिलेगी, और 13% लोगों को लग रहा है गिरावट, मतलब बाजार में ना गिरावट होगी ना तेजी, कोई चेंज नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप भी इस पोल पे पार्टिसिपेट करना चाहें तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे ज्वाइन कर लीजिए। इस पर मैंने कई सारे अच्छी चीज़ें भी आज शेयर करी है। अगर आप आज जाके देखेंगे तो मैंने अपनी एक बहुत प्यारी इन्वेस्टमेंट जिसकी मैं MKJ फिक्स डबल 20 उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। आइए बात करते हैं MKJ लेट्स एक्सप्लोर की। भाई आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा स्मॉल केस लेके आया हूँ जिसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। बहुत सारे मेरे से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एक ऐसा सा कोई स्मॉल केस आप जिसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे, आपको जो अच्छा लगता है अपनी चॉइस के हिसाब से थोड़ा बताइए कि एक ऐसा स्मॉल केस जिसमें मिनिमम अमाउंट बहुत छोटा हो ताकि हम उसको लगा के भूल जाएं और रिटर्न के चांसेस ज़्यादा हो। ऐसा मुझे लगता है। भाई ये मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी फीलिंग है। देखिए मैंने एक स्मॉल केस बनाया जिसके अंदर 6 बैंक लिए हैं। मैंने वो 6 बैंक लिए हैं जो काफ़ी छोटे हैं और निफ्टी बैंक इंडेक्स में नहीं है। हाँ, इसमें मैंने कुछ बैंक निफ्टी बैंक इंडेक्स के भी ले लिए हैं जिनकी वैल्यू काफ़ी गिर गई है, वो आप देख सकते हैं। मैंने इसमें लिया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, येस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, ये निफ्टी बैंक के अंदर है, फेडरल बैंक, ये भी निफ्टी बैंक के अंदर है, RBL बैंक, ये भी निफ्टी बैंक के अंदर है, साउथ इंडियन बैंक। मैंने 6 बैंक इसके अंदर लिए हैं और इनको मैंने इक्वल वेट दिया है। क्या दिया है? इक्वल वेट। अब इक्वल वेट देने से जो मिनिमम अमाउंट अगर आप नीचे चेक करेंगे मात्र 1219 रुपये आता है। यानी अगर आप रेस्टोरेंट में जाके फैमिली के साथ खाना खाएंगे तो इतना खर्चा आपका हो जाएगा। तो इसको आप MKJ पान सिगरेट स्ट्रैटेजी के अंतर्गत थोड़ा थोड़ा पैसा, भाई पान खा के थूक दिया, सिगरेट पी के फूक दिया, इस फीलिंग के साथ आप इसमें इन्वेस्ट करके भूल सकते हैं। मैं तो इसमें ऐसा ही करूँगा, मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा और भूल जाऊँगा। जब मुझे लगेगा ये इंडेक्स काफ़ी गिरा है, ये मेरा स्मॉल केस का वैल्यू गिरा है, या बाजार में एक अच्छी गिरावट है, ये जैसे आज, अब मैं मोस्ट प्रोबेबली इसमें कल इन्वेस्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे लगता है कल बाजार थोड़ा मंदा खुलेगा। अगर मंदा खुलता है तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूंगा। तो अगर फ्लैट भी खुलता है तब भी इसमें इन्वेस्ट करने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि मैंने देखा जब बाजार गिरता है ना तो इन शेयर्स में पैनिक सेलिंग की वजह से कई बार खासी गिरावट आ जाती है। तो हम ढूंढ तो पाते नहीं कौन कौन से शेयरों में इन्वेस्ट करें, और थोड़ा सा अमाउंट लगा के भूल गए। तो जब लगे कि बाजार गिरा हुआ है, मार्केट खराब है, तो इसमें हम इन्वेस्ट करके भूल सकते हैं। मुझे पर्सनली लगता है ये एक बहुत अच्छी रिटर्न देगा। इसके अलावा आपको पता है मेरा एक और स्मॉल केस भी है, MKJ FFD निफ्टी बैंक। इसमें मैंने सारे निफ्टी बैंक के शेयर्स लिए हुए प्लस येस बैंक। एक्चुअली पहले मैंने इसमें येस बैंक लिया हुआ था, येस बैंक को निफ्टी बैंक से हटा दिया गया और उसकी जगह बंधन बैंक डाल दिया। तो मैंने बंधन बैंक तो इंक्लूड कर लिया, येस बैंक को नहीं हटाया, क्योंकि येस बैंक मुझे काफ़ी लगता है रिटर्न देगा। तो इसलिए निफ्टी बैंक में तो 12 स्टॉक हैं और इसके अंदर जो है 13 स्टॉक है। इसकी जो मिनिमम वैल्यू आती है इन्वेस्टमेंट की एक बार की, अगर इसमें मैंने वेट्स भी लगभग निफ्टी 50 वाले लिए हैं, मिलते जुलते निफ्टी बैंक वाले वेट्स लिए हैं, मिलते जुलते वही वेट्स लिए हैं, और येस बैंक इसमें एक्स्ट्रा है। तो इसका जो मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आता है वो 16,787 आता है, 16,787। अब कई लोग कहते हैं कि सर उनको स्मॉल केस जो है बनाने में दिक्कत आती है, तो मैंने इन दोनों स्मॉल केस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया और कमेंट में पिन भी कर दिया, और मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा। आप जस्ट उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला स्मॉल केस आपके स्मॉल केस के अंदर क्रिएट हो जाएगा। आप इसका नाम मत चेंज करिएगा, नाम यही रखिएगा, रहने दीजिएगा जो नाम आएगा, क्योंकि मैं जब भी इसमें इन्वेस्ट करूंगा, इसके बारे में डिस्कशन करूंगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप इस स्मॉल केस को देखते ही पहचान जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आपको याद होगा पीछे मैंने ये वाला स्मॉल केस बनाया था MKJ FFD 20, जिसमें मैंने निफ्टी 20 लिए थे 3। आजकल मैं छोटे स्मॉल केस बना रहा हूँ ताकि उसको हम सेल करें तो कॉस्ट हमारी कम आए। तो इसमें सिर्फ 3 20 लिए थे मैंने, निफ्टी 50 20, निफ्टी जूनियर 20 और आपका निफ्टी बैंक 20। तो ये 3 20 पे बनाया था। इसमें मैंने आज इन्वेस्टमेंट की थी क्योंकि आज इसकी गिरावट काफ़ी देखने को मिली इस स्मॉल केस के अंदर, तो मैंने उसके अंदर इसमें एक इन्वेस्टमेंट करी जिसका स्क्रीनशॉट मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी डाला था। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मेरे हिसाब से जो बहुत छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए 2 मैंने ऐसे छोटे छोटे स्मॉल केस बना दिए हैं, क्योंकि निफ्टी FFD 20 में भी देखेंगे तो मिनिमम अमाउंट जो है 7,636 का है। और जो मैंने आज बनाया आपके लिए पान सिगरेट स्ट्रैटेजी के अंतर्गत
निफ्टी एफएफडी बैंक, उसमें तो अमाउंट बिल्कुल ही 1250 रुपये के आसपास है। आदमी ने सोचा भी मैंने आज बाहर पार्टी की थी, उतने ही पैसे में जो है यह इन्वेस्टमेंट कर दी। तो ये मुझे लगता है कि अच्छा एक रिटर्न आने वाले वक्त में दे सकता है। मैंने पीछे भी चर्चा की थी और तब से आपने देखा था निफ्टी बैंक एकदम भागा था। मुझे लग रहा है कि बाजार में बहुत सारे सेक्टर भागे हैं पर फाइनेंशियल सेक्टर नहीं भागा है। इसमें वोलेटिलिटी रहेगी, ये ज़्यादा गिरेगा भी और ज़्यादा चढ़ेगा भी। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है ये गिरेगा, चढ़ेगा ज़्यादा, गिरेगा कम, तो ओवरऑल लॉन्ग रन में ये चढ़ता जाएगा। पर बीच में कभी ना कभी इसमें भारी गिरावट आएगी। जब भी इसमें भारी गिरावट आएगी, जैसे आज आई है, तो मैं इसके अंदर इन स्मॉल केस के द्वारा इन्वेस्टमेंट करूंगा ताकि कंफ्यूजन ना रहे, कुछ अच्छे शेयर्स एक ही झटके में खरीदे जाएं। आपका क्या विचार है इन स्मॉल केसेस के बारे में? आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और टेलीग्राम में मैं शेयर करूंगा, वहां भी आप मुझे बता सकते हैं। आइए बात करते हैं एमकेजे स्टॉक टॉक्स में से बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स लगातार भाई फ्यूचर रिटेल का पूछ रहे हैं। आपको याद होगा मैंने फ्यूचर रिटेल में इन्वेस्टमेंट किया था जब उसका 102 रुपये के आसपास 102 103 का रेट था। उसमें बहुत अच्छी हमें रिटर्न देखने को मिली। आज 20% चढ़ा हुआ था, ऊपर में फ्रीज था, 160 से ऊपर का भाव उसका हो गया। फ्यूचर रिटेल की एक बहुत बड़ी डील रिलायंस के साथ हुई है। मैं उस डील को मैं पढ़ रहा था तो उसमें इतना सारा कॉम्प्लिकेशन है, इतनी कॉम्प्लेक्स डील है। मतलब पहले सारी की सारी कंपनियां फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड में जाएंगी, फिर फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड से रिलायंस को जाएंगी, फिर रिलायंस फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड में इन्वेस्ट करेगा। मतलब एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मैट्रिक्स सा बना दिया है। तो जिसके चलते सही मायने में ये पता नहीं चल पाना मुश्किल हो जाता है कि किस कंपनी की परफॉर्मेंस या किस कंपनी के रेट ज़्यादा बढ़ेंगे, किस कंपनी के शेयर होल्डर्स को ज़्यादा फायदा होगा। इसके चलते हुए मैंने तो रिसेंटली इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया, पुराना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और अगर मैं कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट बीच में करूंगा तो मौका देख के प्रॉफिट से निकल जाऊंगा। अब फ्यूचर रिटेल में तो आपने देखा ही था 103 के आसपास मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था और मैं 100 से नीचे करना चाह रहा था, वो मौका मुझे नहीं मिला। उसके बाद फिर मैंने किया भी नहीं। उसमें अच्छी रिटर्न है, मैं उस रिटर्न से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। तो इसका अभी मैट्रिक्स क्लियर नहीं है। मुझे लगता है जो भी डील होगी, रिलायंस बहुत पावरफुल है, वो डील रिलायंस के फेवर में जानी चाहिए रेदर देन फ्यूचर एंटरप्राइज या फ्यूचर ग्रुप के शेयरों के फेवर, शेयर होल्डर्स के फेवर में जाए। तो मुझे लगता है रिलायंस जिस तरह से तेज़ी से काम कर रहा है, इसके चलते अगर इंसान को मौका मिले जब रिलायंस गिरे तो उसमें वो थोड़े बहुत शेयर उठा सकता है। आइए बात करते हैं बाजार आज में आपके सामने आ गया निफ्टी बैंक। भाई हाहाकार मच गया था। आप निफ्टी बैंक के इंडेक्स को देखिए, सुबह से लगातार गिर रहा है। कल निफ्टी बैंक बंद हुआ था 24,523 पर, आज खुलता है 25,038 पर। उसी वक्त एक पीक बनाता है 25,232 का। उसके बाद नेवर लुकिंग बैक लगातार गिरता जाता है, एक बॉटम बनाता है 23,385 का। उसके बाद हल्का सा चढ़कर 23,754 पे बंद होता है। कुल मिलाकर 3.14% की गिरावट के साथ, यानी 769 पॉइंट गिरकर आपका निफ्टी बैंक बंद होता है। ये आगे आपके निफ्टी बैंक के कंपोनेंट अगर निफ्टी बैंक में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिली फेडरल बैंक में, आरबीएल बैंक में, एसबीआई बैंक में। 12 में से केवल एक बैंक एचडीएफसी हरियाली में था, बाकी सारे लालियाली में थे। आज अब आप देखिए इंडसइंड बैंक कल सबसे कितना ज़्यादा तेज था और आज उसने कितनी ज़्यादा गिरावट दिखाई। सुबह वो 712 बिक गया, उसके बाद नीचे में 620 बिक गया। यानी पूरे दिन के अंदर आपके इंडसइंड बैंक में लगभग 100 रुपये का फ्लक्चुएशन आ गया। तो अब कई लोग कहते हैं बाजार में ऑपरेटर नहीं होता। आप मुझे बताइए, अगर ऑपरेटर नहीं होता तो एक शेयर में 100 रुपये का ऊपर नीचे आप और मैं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये सारा गेम सोचा समझा होता है। मौके को देखकर ऑपरेटर खटाक से गिराता है या खटाक से बढ़ाता है और आम इन्वेस्टर फंस जाता है। आप मुझे बताइए आप किस शेयर में आज फंसे, उसका कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। क्या आज आप किसी शेयर में फंसे, ताकि और लोग भी जान सकें कि शेयर बाजार कितना खतरनाक है, इसमें संभल के काम करना कितना ज़रूरी है। आइए बात करते हैं निफ्टी 50 की, आपके चहेते की। इसमें भी आज लगातार गिरावट देखने को मिली। कल ये बंद हुआ था 11,647 पर, आज सुबह तो खुला 11,777 पर और जाते ही 11,794, यानी लगभग 11,800, 11,800 टच करते करते रुक गया। ऐसा लगा कि आज 11,800 क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद वो इंडो चाइना बॉर्डर के डिस्प्यूट की कुछ खबर आनी शुरू हुई और उसके बाद जो ये गिरना शुरू हुआ और फिर पता था कि शाम को जीडीपी के रिजल्ट आने वाले, उसके बाद ऐसा गिरा मैं बता नहीं सकता। इसने नीचे 11,325 का बॉटम टेस्ट किया। देखिए टॉप से देखिए कितना नीचे आ गया, लगभग ये 450 पॉइंट नीचे तक आ गया था अपने पीक से। और उसके बाद हल्का सा बढ़कर 11,387 पर बंद हुआ।
कुल मिला के 2.23% की इसने गिरावट दिखाई, यानी 260 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। अगर अब हम बात करें टॉप के 5 शेयरों की, तो टॉप 5 में सिर्फ 4 ही हरियाली में थे, बाकी 46 शेयर लालियाली में थे। और उनकी हरियाली भी देख सकते हैं, हल्की फुल्की सी हरियाली थी। और 3% से ज़्यादा गिरावट वाले ढेरों शेयर थे। मैं पूरी लिस्ट लेके इसलिए आया नहीं क्योंकि बहुत सारे शेयर थे। मैं टॉप के जो 5% से ज़्यादा गिरावट वाले शेयर थे वो लेके आया हूँ आपके लिए। वो भी अगर आप देखेंगे तो 7 शेयर थे और सबसे ज़्यादा गिरावट सन फार्मा, फिर SBI, फिर आइशर मोटर में देखने को मिली। तो आप समझ सकते हैं हालात कितने नाजुक हो चुके थे, चीज़ें कितनी ख़राब थी। तो इसके चलते माहौल जो है काफ़ी आज खराब सा रहा। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे निफ्टी 50 बाजार कल में, यानी इसका टेक्निकल एनालिसिस। साहब आज की कैंडल देखिए, मैं कहता था कैंडल नहीं कैंडला बनी है। अब आज मैं क्या बोलूं, आज मुझे बोलना पड़ेगा कैंडला खत्म ही नहीं कर सकता भाई। कैंडल तो देखो, एक कैंडल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 कैंडलें उसके अंदर समा गई है। 8 कैंडलें उसके साथ कह लो, 8 कह लो कैंडलें उसके अंदर समा गई। आज की कैंडल इतनी लंबी है, ये बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है। इतनी बड़ी तेजी के बाद एक ऐसी कैंडल बनी जिसने पिछली कैंडल को समा लिया अपने अंदर। उससे बड़ी बने, लेकिन इसने पिछली 8 कैंडलों को अपने अंदर समा लिया। ये तो भाई साहब ये तो क्या बोलो, शब्द ही नहीं है। बेरिश एनगल्फिंगा कैंडल लग रही है। क्या कैसा लगा डायलॉग, कमेंट बॉक्स में बताइए। अब इसके बाद तो यार कुछ बोलने को बचा ही नहीं है। कैंडल अपर बोलिंजर बैंड को बुरी तरह क्रॉस कर गई ऊपर में, नीचे में जो बोलिंजर बैंड की मिडल लाइन है उसको टच कर दिया। इतनी लंबी चौड़ी कैंडल, अब इसको क्या आदमी बोले, इतना अब क्या बोले। कैंडल स्टिक चार्ट पे तो ऐसा लग रहा है बाजार क्रैश आ गया है, बाजार में बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी, ऐसा कैंडल स्टिक चार्ट बोल रहा है। मैंने कैंडल स्टिक चार्ट की माने तो ये चीख के कह रहा है बाजार लुढ़क जाएगा, सारा माल बेच दो। लेकिन साहब ये ऑपरेटर है, जब हमें लगता है बाजार लुढ़क जाएगा या जब कैंडलें कहती हैं बाजार लुढ़क जाएगा, हमने आमूमन देखा है अगले दिन ऑपरेटर गेम घुमा देता है। तो अब देखते हैं कल कैसा गेम रहता है। तो भाई अगर बोलिंजर बैंड पे बात करें, कैंडल की बात करें, तो बाजार जो है बिल्कुल बेरिश है। हाँ, EMA में 50 और 200 डेज EMA से ऊपर है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बाजार स्ट्रांग है। अब अगर हम बात करें MACD में, अभी जुम्मा 2 दिन हुए थे बुलिश क्रॉसओवर बने हुए, और आज एक भयंकर बेरिश क्रॉसओवर बन गया जो कि आपके सामने है। यानी MACD चार्ट पे तो बाजार बेरिश हो चुका है। अब बात करें RSI की, RSI कहाँ हमें लग रहा था 70 पहुंच जाएगा, और आज ऐसी खटाक से गिरा है और 53.56 पर RSI आ गया है। यानी RSI चार्ट के ऊपर भी बाजार काफ़ी ज़्यादा बेरिश है। आइए अब बात करते हैं आपके अपने प्यारे राज दुलारे ऑप्शन चेन एनालिसिस की। भी ऑप्शन चेन एनालिसिस का डाटा कल और आज में कॉल का और पुट के डाटा में कोई फ़र्क नहीं है। मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कॉल का जहां कल था यानी 12,000 पे, वहीं आज है। मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट पुट का जहां कल था यानी 11,000 पे, वहीं आज है। सेकंड हाईएस्ट भी कॉल का और पुट का ओपन इंटरेस्ट जहां कल था वहीं आज है। आज खास बात देखने की है कि हर लेवल पर ओपन इंटरेस्ट में गिरावट हुई है, यानी कॉल और पुट दोनों की भयंकर लेवल से अनवाइंडिंग हुई है, जो आप डेटा में देख सकते हैं। हाँ, थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन में चेंज आ गया है। कल थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन के हिसाब से बाजार का जो पेन था वो सबसे ज़्यादा 11,000 के लेवल पे था, और आज वो 11,500 पे चला गया। आप हैरान हो रहे होंगे, इसका कारण फ्रेश टोटल कॉन्ट्रैक्ट लिखना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग है। 11,000 के लेवल पे इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग हुई कि वो, और 11,500 भी अनवाइंडिंग हुई, पर 11,000 पे इतनी ज़्यादा हो गई अनवाइंडिंग की 11,500 जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन बन गया 11,000 की जगह पर। अब डाटा तो ये कह रहा है कि बाजार जो है 11,500 पर सिमटेगा, लेकिन मैंने आपको कारण बताया। अब सही मायने में कल पता चलेगा कि कौन सा हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन है, क्योंकि आज बड़ा एब्रप्ट सा चेंज इसके अंदर, अचानक झटके वाला चेंज आया और गिरावट की वजह से चेंज आया। फ्रेश कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग की वजह से चेंज नहीं आया। ये बात कर लेते हैं पुट कॉल रेशियो की। देखिए, बड़े दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद हमें पुट कॉल रेशियो स्टॉक लेवल पर तो 1 से नीचे ही है, लेकिन इंडेक्स लेवल पर और टोटल लेवल पर पुट कॉल रेशियो 1 से ज़्यादा हो गया है। पुट कॉल रेशियो के बारे में ये माना जाता है अगर वो 1 के आसपास है न्यूट्रल, 1 से जितना ज़्यादा होगा बाजार बेरिश है, 1 से जितना कम होगा बाजार बुलिश है। तो अगर आप इंडेक्स ऑप्शन का डाटा देखें और FNO का
टोटल का डाटा देखें तो उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं, वो काफ़ी 1 से ऊपर चला गया है। तो यानी टोटल बेसिस पर और इंडेक्स बेसिस पे बाजार बेयरिश हो गया है। लेकिन अगर आप स्टॉक ऑप्शन का डाटा देखेंगे तो वहाँ भी पुट कॉल रेशियो बढ़ा है, लेकिन वो 1 से अभी भी खासा नीचे है, जस्ट 0.56 है। यानी स्टॉक लेवल पर तो अभी भी कहीं ना कहीं बुलिशनेस है, पर इंडेक्स लेवल पर बेयरिशनेस बढ़ती नज़र आ रही है। आइए बात करते हैं आपके प्यारे राज दिलारे एफआईज डीआईज की। भाई एफआईज की बात करें तो उन्होंने आज बड़े दिनों बाद पलटी मारी है और वो नेट बिकवाली की जगह, नेट खरीदारी की जगह उन्होंने नेट बिकवाली की है। कल उन्होंने नेट खरीदारी की थी 1004 करोड़ की, आज नेट बिकवाली करी है 3395 3395 करोड़ की। तो उन्होंने अपना जो है कहते हैं कि भाई आज काम बदल दिया, एकदम खरीदारी की जगह बिकवाली करके भाग गए। इंडिविजुअली अगर आप बाई की वैल्यू देखेंगे और सेल की वैल्यू देखेंगे उसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़त देखने को मिली है, लगभग 4 गुना की। अब डीआईज की बात करें, भाई साहब डीआईज का तो समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल उल्टा गेम खेलते हैं। आज एफआईज माल बेचकर भागे तो डीआईज माल खरीद रहे थे। देखिए कमाल, डीआईज माल खरीद रहे थे। कल उन्होंने नेट बिकवाली की थी डीआईज ने 543 करोड़ की, और आज नेट खरीदारी करी 680 करोड़ की। अब दोनों भाइयों का जोड़ कर लें तो कल दोनों भाइयों ने मिलकर नेट खरीदारी की थी 460 यानी 460 करोड़ की, और आज नेट बिकवाली की है बहुत बड़े अमाउंट की 2714 करोड़ की। एक बात तो निश्चित है कि डीआईज और एफआईज, अगर आप ध्यान से मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा बिल्कुल उल्टा चलते हैं। डीआईज खरीद रहा है तो अगर एफआईज खरीद रहा है डीआईज बेच रहा है, एफआईज बेच रहा है डीआईज खरीद रहा है। ये अजीब सा इन्होंने कॉम्बिनेशन बना लिया है, जैसे दोनों भाई मिलजुल के बाजार को कंट्रोल कर रहे हो कि भाई लोगों को उल्लू बनाएंगे, बाजार को ज़्यादा गिरने नहीं देंगे, जब तू खरीदेगा मैं बेचूंगा, जब मैं खरीदूंगा तू बेचू, ऐसा लगता है। पर जरूरी नहीं है इन्होंने ऐसे मीटिंग करी, पर डाटा तो कुछ इसी तरह के इंडिकेशन दे रहा है। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइए। उम्मीद करता हूँ वीडियो का मजा आ गया होगा। वीडियो का मजा आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरे चैनल के यूट्यूब के मेंबर बनना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन बटन आ रहा है, उसको दबा दीजिए। सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, एमरल्ड, प्लैटिनम सारे प्लान आपको नजर आ जाएंगे, अपनी टेस्ट के अनुसार आप बन। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप के मेंबर बनना चाहें तो फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको मेंबर बनने में मदद करेगी। वहाँ 2 प्लान अवेलेबल हैं, सफ़ायर में सब कुछ है, फ्यूचर ऑप्शन छोड़ दीजिए, उसके अलावा सब है। और रूबी में फ्यूचर ऑप्शन भी है और सफ़ायर वाली सारी चीज़ें तो है ही। और इसके अलावा अगर आपको अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना हो, अच्छा म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना हो तो सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। अच्छी किताबें पढ़नी हो तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये आ गया मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको आप जरूर ज्वाइन करिए। यहाँ पे इतने सारे आज मैंने लेटेस्ट अपडेट्स डाले हैं जिसको देख के आपको मज़ा आ जाएगा। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।